नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बृहस्पतिवार के दिन आपके लिए एक बड़ी खबर लाया हूं पावर गैलरी से, अंदर की खबर। और आप इस खबर को देखने और जानने के बाद थोड़ी सी अंदर मन में तो आपके चलेगी, कुछ तूफान भी चलेगा। कुछ जो लोग इतने दिनों तक लंबा संघर्ष कर रहे थे, उनके मन में तो बहुत विचलन होगा, कुछ तो बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन खबर आ रही है, बल्कि आप ये कहें कि पक्की खबर है। ऐसा होगा। क्या होगा? होगा ये कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री, जिनका पूरे देश ने मिट्टी पलीत कर दिया और इस्तीफा देना उनको पड़ा, काफी बवाल मचा, काफी हंगामा मचा। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया, लेना पड़ा। सरकार झुक गई, मोदी जी को झुकना पड़ा और इस्तीफा लेना पड़ा। झुकना ही नहीं पड़ा, झुकने के अलावा मोदी जी को 4 बार 5 बार स्वयं रील बनाना पड़ा और उनको अपना वीडियो पोस्ट करना पड़ा। इस गुस्से को शांत करने के लिए जैन जी से उन्होंने सीधी बातचीत शुरू कर दी। इस कदर गुस्सा था धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर के। लेकिन आप दो बात आज आपको जान लेनी चाहिए। सरकार में, ये जो वर्तमान सरकार है, इसमें दो शख्सियत मोदी और शाह के बाद पर्दे के पीछे अगर बहुत ताकतवर है, उस दो में से एक हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं सुनील बंसल जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, संगठन मंत्री रहे हैं और पश्चिम बंगाल के भी प्रभारी थे। और लगातार उनका जो परफॉर्मेंस है वो पार्टी के और आरएसएस दोनों के एक्सपेक्टेशन पे अच्छा रहा है। तो सुनील बंसल जी और सरकार में धर्मेंद्र प्रधान जी सबसे चहेते मंत्रियों की लिस्ट में अगर सबसे ऊपर है, मोदी और शाह के बाद जेपी नड्डा को थोड़ा अभी बगल में कर देते हैं, जेपी नड्डा की बात कह लीजिए, तो अगर सबसे ऊपर हैं तो वो धर्मेंद्र प्रधान है। ना पीयूष गोयल हैं, ना राजनाथ सिंह हैं, ना नितिन गडकरी तो नहीं ही हैं, ना निर्मला सीतारमन हैं। अगर इनर कोटरी में कोई एक मंत्री, कोई एक नेता जो कि अमित शाह और मोदी का सबसे बड़ा विश्वास पात्र है, तो वो आफ्टर जेपी नड्डा आप कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। लेकिन नियति देखिए ऐसी हुई कि उन्होंने एक ऐसा मंत्रालय उन्हें सौंपा जिसमें विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उनसे इस्तीफा लेना मजबूरी बन गई और इस्तीफा लेना ही पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सूची आ गई, लोगों को यह आशा थी कि शायद धर्मेंद्र प्रधान जी को कंपनसेट किया जाएगा, संगठन में भेजा जाएगा। लेकिन संगठन में जाने की उनकी कोई अभिरुचि नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी मोदी और शाह के लिए एक गाय है, बिल्कुल गौ जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल विनम्र, डिसिप्लिन्ड सिपाही, डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता। अब उनको इन्होंने सरकार में रखा था, सरकार में इनकी बड़ी उपयोगिता थी। बहुत सारी बातें हैं जिसका मैं यहां पर जिक्र नहीं करूंगा। उपयोगिता और भी जिस जिस काम के लिए हो सकती है, वो सारे काम के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी बिल्कुल समझिए हनुमान है। मोदी जी के और शाह जी के हनुमान है धर्मेंद्र प्रधान जी। लेकिन उनसे इस्तीफा लेना पड़ा, नाराजगी मोल लेनी पड़ी। और इसके अलावा
जिस जाति विशेष से वो आते हैं उस जाति का एक प्रभाव उत्तर प्रदेश में, संख्या बल से नहीं, हालांकि संख्या बल भी ठीक है बिहार के मुकाबले, लेकिन उस जाति का प्रभाव उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा है। आफ्टर यादव मतदाता उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा है, और इसके अलावा गुजरात में अच्छा खासा है। 2027 में 7 राज्यों के चुनाव हैं, 7 राज्यों के। कहां कहां? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, गोवा, त्रिपुरा, गुजरात। इन सभी राज्यों के चुनाव 2027 में हैं। और गुजरात और उत्तर प्रदेश ये दोनों धर्मेंद्र जी की जाति का प्रदेश है। अगर मोटे तौर पर अगर हम कहें कि उसमें प्रभावकारी भूमिका में है, गुजरात में तो बहुत है लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कम नहीं है। इसलिए इस जाति के नेता को आप अलग करके उनको नेतृत्व में हिस्सेदारी न दे करके ये नाराजगी भी मोल नहीं ले सकते। तो इस्तीफा ले तो लिया गया, संगठन में सेट किया नहीं गया। तो अभी जो खबर हमारे पास आ रही है, हो सकता है, अभी तक तो मैं कह सकता हूं, बड़ी मजबूती से कह सकता हूं कि ये खबर पुख्ता खबर है, पक्की रिपोर्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें 1-2% परिवर्तन हुआ तो वो भी मैं आपको बता ही दूंगा। जैसा कि सुनील बंसल और धर्मेंद्र प्रधान ये दोनों बहुत ही उपयोगी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मेरे पास जो अंदर से सूचनाएं चलकर आई हैं उसमें खबर आ रही है मित्रों कि धर्मेंद्र प्रधान जी दोबारा कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा लिया गया, करप्शन के चार्जेस पे नहीं लिया गया, ये लिया गया कि आप फंक्शन ठीक से नहीं कर पाए, आपके मंत्रालय की इग्नोरेंस की वजह से इतनी बड़ी घटनाएं हो गई। एक बार नहीं, कई बार हो गई। 5-6 साल से वो ऑलमोस्ट शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र जी, लंबे समय से शिक्षा मंत्री हैं थे। उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। लेकिन मैं यहां पर और चीज का जिक्र नहीं करूंगा। कई बार क्या बात होती है कि कुछ बातें कभी कभी सच आने लगती है जुबान पे, वो गोविंदा की तरह होने लगता है मामला, तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। सच बात यह है कि इनके ऊपर करप्शन का उस तरह से आरोप नहीं लगा। लेकिन दिल्ली की पावर गैलरी में अगर दिल्ली के नेताओं की बात करें आप, उनके साथ श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी के बड़े गहरे रिश्ते हैं। बहुत व्यापारिक हलकों, पावर गैलरी में तो ये भी चर्चा होती है, व्यापारिक रिश्ते भी है, व्यवसायिक रिश्ते भी है। अब क्या है मुझे नहीं मालूम, ये चर्चा जो पब्लिक गैलरी में लोग करते हैं, मैं उसकी बात बताता हूं। कुछ व्यापारिक रिश्ते भी हैं, व्यवसायिक रिश्ते भी हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इनका व्यावसायिक रिश्ता क्या है, नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के काफी करीब हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ये हो रहा है कि भाई 7 राज्यों में चुनाव हैं और जो जिस जाति से ये आते हैं उसका प्रभाव है। और अगर डाउन द लाइन ये संदेश चला जाता है भाई आपने उनकी बलि ले ली, तो एक निराशा का वातावरण बन सकता है, जिसका रिस्क भारतीय जनता पार्टी एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं लेने की स्थिति में है। इसलिए चूंकि इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई थी, इस वजह से तो ले लिया इस्तीफा, लेकिन उनको कैबिनेट में वापस लाया जा रहा है। अब आखिरी समय में उनका नाम कट जाए तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक की जो सूचना है उस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट में लौट रहे हैं। बड़ी खबर यह है। इसमें 2-3 चीजें रोल प्ले कर रही हैं। देखिए, जिस नीट को लेकर के हम और आप सारे लोगों ने गुस्सा प्रदर्शित किया, उस नीट को लाने में भी
धर्मेंद्र जी की बड़ी भूमिका है। और नीट क्यों जरूरी था, इस बारे में मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम्स होते थे मेडिकल के, फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एग्जाम अलग होते थे, मल्टीपल एग्जाम से गुजरना पड़ता था, खर्च बहुत होता था, और उसके अलावा फिर उसमें पेपर लीक, उसमें चोरी चकारी के बहुत सारे गुंजाइश थे। इस सबको दूर करने के लिए नीट लाया गया कि नहीं, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी ऑल इंडिया लेवल की, और उसमें बच्चे अपियर होंगे, और उसमें फिर मार्क्स के हिसाब से देश भर के अपने मेडिकल कॉलेज में वो जाकर के जाएं, स्टेट में जाएं, प्राइवेट में जाएं, जहां जाना होता है वो जाएं। ये नीट लाने में भी धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी भूमिका है। और इसके अलावा जो कोर्सेज हैं अलग अलग, पीजी के, अंडर ग्रेजुएट के, इसमें बहुत सारी ऐसी विषयों को इनकॉर्पोरेट कराने में जो विषय आरएसएस के काफी करीब रहा है, उनके विचार के काफी करीब रहा है, उन विषयों को करिकुलम में इनकॉर्पोरेट कराने में धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी भूमिका है। एजुकेशन के क्षेत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने काम भी किया है, परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दो तीन घटनाएं ऐसी हो गई, इन दो तीन घटना, एक तो यूजीसी वाला जो एक्ट लेके आए उसमें ये इनके खिलाफ चला गया, और उसमें शुद्ध पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसमें उनको मुंह की खानी पड़ेगी, बहुत भयंकर खानी पड़ेगी, बहुत बुरी स्थिति में फंस गई। उसमें धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं थे। यूजीसी एक्ट में जो गुस्सा लोग धर्मेंद्र प्रधान पे उतार रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये पूरा मामला मोदी जी के सानिध्य में हुआ है। तो मोदी जी को आप इसे क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान का निर्णय हो ही नहीं सकता है। या तो ये धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी, अमित शाह, तीनों का निर्णय नहीं हो सकता है, अधिकारी के लेवल पर बात बन गई है, या अगर ये निर्णय हुए हैं तो इस निर्णय में मोदी जी की और अमित शाह जी की निश्चित रूप से सहमति होगी। इसके लिए सिर्फ अकेले धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए, यह गलत है। यूजीसी एक्ट में अगर इतना बड़ा ब्लंडर किया गया, परिवर्तन किया गया, जिससे एक डिवीजन हो गया है, और अगर वो पॉलिटिकल मूव है, एक शिफ्ट कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट करके एक खास वोट बैंक को अपने तरफ लाने की का प्रयत्न कर रहे हैं, तो माया मिलीना राम की स्थिति में पहुंच गए हैं। हमेशा आपकी प्लानिंग कामयाब हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। और मोदी शाह को कम से कम यूजीसी एक्ट के मामले में इस बात का भान हो गया। अगर, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मोदी और शाह ने इसे एक पॉलिटिकल मूव के रूप में पेश किया है, तो ये पॉलिटिकल मूव उनके खिलाफ चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि मोदी और शाह को इसकी जानकारी नहीं थी, तो आप पक्का मान के चलिए धर्मेंद्र प्रधान को भी इसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अकेले ये धर्मेंद्र प्रधान की सहमति हो ही नहीं सकती। जिस तरह का डिस्प्यूटेड विषय पब्लिक डोमेन में आया और यूनिवर्सिटीज में लाया गया, खासतौर से सवर्ण को लेकर के जो बात हुई है, तो ये मैं नहीं मानता हूं कि यूजीसी एक्ट के लिए अकेले जो है धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है। तो वहां भी इनकी जिम्मेदारी उस तरह से नहीं है। नीट के मामले में 2024 में पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा लीक हुआ। इन सारे लीक्स को के लिए आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, लेकिन अगर ये दो तीन घटना को छोड़ दें तो बहुत सारे अच्छे काम धर्मेंद्र प्रधान ने किए हैं, ये बिना लाग लपेट के भी कहना चाहिए। तो मोदी और शाह को इस बात का भान है कि एक परफॉर्मेंस मंत्री रहे हैं, कुछ जो गड़बड़ी हो गई है जिसकी वजह से इनको बलि देनी पड़ी। अब भाई, अब लोग तो कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार करवा रहे थे, पैसा खा रहे थे, वो अलग विषय है। कोई अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है इनके खिलाफ कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है नीट पेपर में, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो मंत्री का, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आरोप भले ही लगे, लेकिन उस आरोप की पुष्टि नहीं हुई। तो भ्रष्टाचार के दाग इनके दामन पर अभी तक नहीं है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मामला है वो तो रहेगा, लेकिन सरकार ये कह सकती है कि हमारे मंत्री भ्रष्ट नहीं थे, ठीक है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हमने उनका विभाग बदल दिया, इस्तीफा ले लिया, लेकिन अब हम उनकी जिंदगी को कभी हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, किसी कैबिनेट में आने नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता है। तो सरकार इस पर दो हाथ करने के लिए तैयार हो रही है। हालांकि ये तलवार के धार पर चलने जैसा है, फिर एक मूवमेंट को हो सकता है कि इससे बल मिले। क्या पे वो जिन्होंने इस्तीफा लिया है वो तो कहेंगे कि ये नॉन परफॉर्मर है, उनको आप फिर से कैबिनेट में ले रहे हैं, उनको आप फिर आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये चल सकता है।
इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 11th आवर में हो सकता है नाम कट जाए, लेकिन अभी तक सरकार ये मूड बना रही है कि नहीं, हम दो दो हाथ करेंगे। हम अगर ये मान लेंगे कि हमने इस्तीफा ले लिया तो वो फिर कल को कह देंगे कि भ्रष्ट मंत्री थे। तो ये शगुफा छोड़ा जा सकता है सरकार की तरफ से कि नहीं, वो भ्रष्ट मंत्री नहीं है, वो परफॉर्मर रहे हैं। ठीक है, एक आध दो गलती हुई है, उसकी जिम्मेदारी हमने फिक्स की, अब वो दोबारा कैबिनेट में आ रहे हैं, उनको दूसरा विभाग मिलेगा। अब ये जो चुनौती है, ये मोदी और शाह ही ले सकते हैं साहब, कि अपफ्रंट लड़ करके देखते हैं कि जनता का क्या रिएक्शन होता है। ये दोनों तलवार के धार पर चलने जैसा होगा, क्योंकि ये किस करबट बैठेगा ये ऊंट कहना मुश्किल है। इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार मन बना रही है, मतलब मोदी और शाह मन बना रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट में वापस लाया जाए। अब देखिए, स्मृति ईरानी को कैबिनेट में नहीं लाया गया, उनको संगठन में भेज दिया गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को संगठन में नहीं भेजा गया। अगर इनको कैबिनेट में नहीं लाना होता तो इनके संगठन में जाने की पूरी संभावना हो गई होती। संगठन में धर्मेंद्र प्रधान नहीं गए हैं, इसका मतलब है कि वो सरकार में वापस आएंगे। हो सकता है कि इस एक्सपेंशन में ना आए, कुछ दिन के बाद आ जाए, लेकिन संभावना तो यही है कि इसी एक्सपेंशन में धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट के हिस्सा हो जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा खेल चल रहा है मित्रों, वो है नए जो इंट्रांट आने वाले हैं, वो दो तीन जगह से, आप हैरान हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस से जो लोग टूट के आए थे 20, उसमें मैंने कई बार आपको बताया, एक बार फिर बता रहा हूं, सयोनी घोष की चर्चा हो रही है, युवा हैं, उनको कैबिनेट में लाने की बात हो रही है, और भी एक आध दो लोग आ सकते हैं। शिंदे गुट से आने की चर्चा हो रही है, और एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित पवार के मर्जर की बात चल रही है। वो मर्जर हो जाए एक बार तो उनसे फाइनल टैली आ जाएगा, कितने लोगों को उनसे मंत्री बनाया जाएगा। सुप्रिया सुले की चर्चा चल ही रही है, लेकिन इसके आगे जो सबसे बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूं, वो खबर है दक्षिण से डीएमके अलाई, जिन्होंने समर्थन देने का वायदा किया है कि हम उनको समर्थन देंगे परिसीमन बिल पे और महिला आरक्षण बिल पे। डीएमके हो सकता है कि एनडीए फोल्ड में आकर के कोई मंत्री पद की डील कर ले, और चूंकि अब तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी सत्ता में है, तो भारतीय जनता पार्टी को अब दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है अपना कोई स्कोप वहां पे। तो अब वो एक नए कॉम्बिनेशन की तरफ बीजेपी बढ़ना चाह रही है, क्योंकि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अभी तो नहीं थे, वो पहले लोकसभा के समय में थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अन्नामलाई ने। अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से समझिए कि लीडरलेस हो चुकी है। अब वहां कोई भारतीय जनता पार्टी का करिश्माई लीडर ऑन द ग्राउंड नहीं है। एआईएडीएमके के साथ रह करके बीजेपी ने देख लिया क्या हुआ। तो अब बीजेपी ये चाह रही है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी ने डीएमके का साथ छोड़ दिया है, अलायंस टूट गया है, और वो छोड़ करके वो चले गए हैं नई पार्टी के साथ, विजय के साथ, तो वहां साउथ में भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग करने के चक्कर में है। और ये चर्चा हो रही है कि डीएमके से बाहर से क्यों, अगर वो आ जाएं, एनडीए के पार्टनर बन जाएं, तो हम उनको मंत्रालय भी दे सकते हैं। ये चर्चाएं चल रही हैं। तो ये भी मास्टर स्ट्रोक होगा कि स्टालिन के कौन लोग आते हैं जिन्हें सरकार में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये भी एक बात है। अब ये टैक्टिकल शिफ्ट है, डीएमके को अपने साथ लेकर के उत्तर प्रदेश में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक चलने की बात हो रही है, क्योंकि डीएमके जो है वो एक जातिवादी पार्टी है, और जातिवादी पार्टियों को अपने साथ भारतीय जनता पार्टी अगर जोड़ रही है तो उसका एक लक्ष्य उत्तर प्रदेश का बैटल ग्राउंड हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जात तो जाएगी नहीं, तो वहां पर हो सकता है कि न्यूट्रलाइज किया जाए, और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को भी इंटर कराया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश से कोई कैबिनेट में कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है, तो अभी ये भी खबर है कि संभवतः ब्रजेश पाठक को वहां से एलिवेट करके केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, वहां कोई और चेहरा आ जाए।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य की भी चर्चा चल रही है कि उनको भी केंद्र में लाया जा सकता है। और योगी को अभी छेड़ा नहीं जाएगा। योगी को मजबूती देनी पड़ेगी, नहीं तो 29 साफ हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का बैटल इनको जीतना पड़ेगा। पहले जो ये बात चल रही थी कि नहीं, कुछ लोग जो कह रहे थे कि आपस के लड़ाई के बीच में चाहते हैं कि योगी हार जाए, तो योगी के हारने से तो पार्टी हार जाएगी। योगी को हराने का खेल नहीं है। अगर इस तरह से पार्टी सोचेगी तो पार्टी डूब जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लिया नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत ही टैक्टिकल अलायंस के तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। तो शिंदे शिवसेना के तरफ से भी है, एनसीपी शरद पवार अजीत पवार मिलकर के भी आएगा, टीएमसी जो टूटे हैं वो भी आएंगे, और डीएमके मास्टर स्ट्रोक होगा। और डीएमके आ जाती है कंप्लीटली एनडीए में और उनको मंत्री पद ऑफर किया जाता है, तो डीएमके को भी एक लीज ऑफ लाइफ मिलेगा और केंद्र का सपोर्ट मिलेगा। तो डीएमके हो सकता है तमिलनाडु में खड़ी हो जाए, और डीएमके के साथ मिल करके संभव है भारतीय जनता पार्टी अपने को खड़ा करने की कोशिश करे। अब ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा। और इसीलिए अन्नामलाई से के नाम पर बीजेपी ने रिस्क भी लिया हो, लेकिन पता नहीं तमिलनाडु की राजनीति अभी किस करवट बैठी है। वहां नई हवा, नई बयार बहनी शुरू हो गई है, और नई बयार का प्रतिनिधित्व एक प्रकार से विजय के हाथ में चला गया है। और अगर नई बयार में कोई दूसरा प्रतिनिधित्व, जिसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि अपने दम पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अन्नामलाई। अब अन्नामलाई क्या कोई मूवमेंट खड़ा करके, कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करके आगे बढ़ सकते हैं? साउथ में आप एक बात मान के चलिए कि करिश्मा अगर रोल कर गया ऑन द ग्राउंड, तो करिश्मा को समर्थन मिलता रहा है। तो कल जब विजय से लोग नाराज होंगे, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो बड़े बड़े वायदे किए हैं, हालांकि उसमें काफी डिलीवर कर रहे हैं विजय, अगर वहां निराशा हुई तो हो सकता है कि अन्नामलाई उसको, उस निराशा को भरने की कोशिश करें। लेकिन अगेन, इलेक्शन में कितनी ताकत है, अन्नामलाई विजय जैसे समृद्ध नहीं है। अन्नामलाई एक सर्विस क्लास के व्यक्ति हैं, बहुत धनाढ़ी नहीं है, हाँ, लेकिन धनाढ़ियों को जोड़ सकते हैं, यह काबिलियत है उनमें। लेकिन विजय के जैसा नहीं है। विजय तो सर्वशक्तिमान थे, पैसे से भी ताकतवर थे, और करिश्मा तो था ही, एक्टर तो थे ही, पॉपुलैरिटी तो थी। पॉपुलैरिटी अन्नामलाई की भी कम नहीं है। हाँ, पैसे की मामले में अन्नामलाई की ताकत उतनी नहीं है जितनी विजय की है। लेकिन जब करिश्मा आगे बढ़ता है साहब, तो संसाधन तो आ ही जाते हैं। तो परिस्थिति अभी बहुत वोलाटाइल है, इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है, अगर 11th आवर में ऐसा कोई मिरेकल नहीं हुआ तो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।